अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारे सवालात कल के शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम के बाद से लोग हमें लिटरली सुबह 5:30 बजे हमारे एक दोस्त का मुझे मैसेज आया हुआ कि अब्दुल्ला भाई ज़रा समझाएं, मैं कल से आपकी ट्वीट्स देख रहा हूँ, जियो का प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो इसमें क्या गैर कानूनी था। भाई अव्वल तो बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं उनसे तवक्को ख़त्म हो चुकी है अब ज़िंदगी में कि सोचने समझने की कोई सलाहियत बाकी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस मामले को एड्रेस करते हैं कि इन गिफ्ट्स को अंडर वैल्यू किया गया और उसके बाद अंडर वैल्यूड अमाउंट का 20% तोशा खाना में जमा कराया गया या हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराया गया। अगर आप अब चूँकि गिफ्ट मंजर आम पर आ गया है और हमने भी उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, द काइंड एंड द साइज एंड द क्लैरिटी ऑफ दोज डायमंड्स जो कि उस अंगूठी, उस पेन, उन कफलिंग्स और उस घड़ी में लगे हुए हैं, अगर आप इस बात को निकाल भी दें जहन से कि ये यकता इकलौता पीस है घड़ी का जो बड़ी मोहब्बत, प्यार और डेडिकेशन के साथ और सो थॉटफुल, जिसे कहते हैं ना, किसी को गिफ्ट देने से पहले एक प्रोसेस से आप गुजरे होते हैं तो आप ऐसा एक तोहफा किसी के लिए तख्लीक कराते हैं। अगर इस बात को निकाल भी दें तो सिर्फ इनके हीरो की कीमत शायद 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, शायद नहीं, यकीनन। जिनको जरा सा भी पता है ना, जिन्होंने अपनी मंगनी पे 1 कैरेट की डायमंड की अंगूठी भी जिंदगी भर जमा पूंजी करके लिए, उनको भी पता है 1 कैरेट इज ऑलरेडी टू मच। मतलब आप 1 कैरेट भी हम पाकिस्तानियों के लिए आइडिया देने के लिए कह रहा हूं मैं, जिन्होंने जिंदगी में 1 कैरेट भी खरीदा है उनको अंदाजा है। अब्दुल्ला, बहुत सी पब्लिक है पाकिस्तान में जिनको लिटरली डायमंड का भी आइडिया नहीं होगा, बिकॉज हमारी सोच से, हमारी पहुंच से ये चीजें बहुत दूर हैं। इसलिए वाई टॉक अबाउट, ये तो बिल्कुल अलिफ लैला वाली कहानी होगी जिसको जो सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता द काइंड ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व। आप ये सारी बात साइड पे रखें। आई एम जस्ट हर्ट इन अ सेंस एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि ऐसी सिचुएशन में ही क्यों पढ़ना जहां इतनी एक्सप्लेनेशंस देनी हो। मतलब आपने घड़ी बेची, आपका जो भी फैसला था, व्हाई वुड यू गो देयर? डिडंट यू थिंक कि आपका एक इंस्टेंट कंपैरिजन आपके प्रीडिसेसर्स, जहां तोशा खाना की और भी बड़े किस्से हैं और चल ही रहा है, आपका जिनकी मट्टी पलीत करके आप यहां तक पहुंचे हैं, थैंक यू, आप क्यों उस चीज में जाएंगे? आप व्हाई वुडंट यू वांट कि ताकि कोई आंच मुझ पे ना आए, कि कोई शक ना करे कि मैंने लालच किया है, कोई ये ना पूछे, कोई इंतज़ार भी ना करे कि जी आपका कितना नोबल कॉज था, कि आपके बड़े अच्छे और नेक ख्वाहिशात थे, इरादे थे कि उन पैसे के साथ मैंने क्या करना है। आप उस तरफ ही ना जाएं। आपको तो पता है पहले ही कि कितनी डिवाइडेड है सोसाइटी और उसमें आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो व्हाई वुड यू डू दैट? तो मैं उस बात पे फंस चुकी हूं। एक और नॉट इनटू के हाउ मच इट वाज सोल्ड फॉर, व्हाई वाज इट सोल्ड। नहीं, आई एम आल्सो इनटू के हाउ मच इट वाज सोल्ड फॉर। एक तो इस घड़ी और इन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन, अंगूठी, कपलिंग्स और पेन की डिस्क्रिप्शन देख के अंदाज़ा हो सकता है कि ये 10 करोड़ रुपए से तो बहुत ज़्यादा मालियत की चीज़ें हैं, जिनकी वैल्यू लगाई गई 10 करोड़ रुपए, 20% ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए ख़जाने में जमा कराए गए और उसके बाद तकरीबन पाकिस्तानी 28 करोड़ रुपए में जाकर ये चीज़ें बेच दी गई। वैसे जो इंसान ये ख़रीद रहा था, जिस पे अब PTI ये कह रही है, इनफैक्ट फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी ये तोहफे इसको बेचे ही नहीं, तो भाई जिसको बेचे हैं उसको मंजर आम पर ले जाओ। हम तो उसी की बात का एतबार करेंगे जो ये गिफ्ट्स, जो ये तोहफे अपने पास लेकर बैठा हुआ है। अगर आपने किसी और को बेचे हैं तो आप या तो उसको मंजर आम पर ले आएँ या फिर शायद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, वैसे लगेगा इसकी रेप्लिका बनना भी इतना आसान नहीं है। बन नहीं जाएंगी व्हाटएवर। खैर, उसके बाद बहुत से ये भी सवाल हो रहे थे, भाई इसको किसने बेची और इसके पास कहाँ से आई। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही इज होल्डिंग इट, मतलब इसी को गई है। और आपने बात बड़ी सही की है कि जिसको इतनी स्वीट डील मिल रही हो, जो ऑलरेडी एक कलेक्टर हो, उसको तो पता है कि ये 28 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है इस पीस के लिए और इन चीजों के लिए। उसने एक दिन नहीं लगाया, ही वेंट देयर, गॉट द मनी एंड टुक इट, क्योंकि ही न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। और अब ये सारी चीजें सामने आ गई। बाय द वे $2 मिलियन की फाइनली डील जो है वो कट हुई, जो कि दिरहम्स में कोई 7.5 मिलियन दिरहम्स जो है ये, और पाकिस्तानी तकरीबन 28 करोड़ रुपए बनते हैं। हाँ, मतलब वो तो फिर और ओरिजिनल लगाएं तो वो अरबों की बात चली जाती है।
अब्दुल्ला और मैं सुबह जो ये बात कर रहे थे, बल्कि हमारी पूरी टीम ही ये बात कर रही थी, एंड वी वर जस्ट थिंकिंग कि क्या ही होता अगर कोई ऐसा फैसला लिया होता। ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक कंडीशन तो मुल्क की हमारे सारों के सामने ही है, मतलब वी आर द वंस हु आर सफरिंग, बिकॉज आपको पता है महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो क्या ही बात होती कि कोई ऐसा कलेक्टिव फैसला होता कि जी हम सारे तोशा खाना को, सारी चीज़ें जो हैं उनको एक ऑक्शन करें और उनको बेचें, वाकई बेचें, और उसके बाद लिटरली ये सारे पैसे जो हैं पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए यूज़ हो, और दुनिया को भी एक सबक मिले और एक प्रेसिडेंट सेट हो, एक एग्जाम्पल सेट हो, बट नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी ऐसा एक तो ये कि ये चीज़ें अंडर वैल्यू करके उसका भी 20% अदा किया गया और उसके बाद कई गुना ज़्यादा कीमत पे बेच दी गई। तो आपके जहन में कोई अगर घंटी नहीं बचती इस सारे प्रोसेस पे, तो इससे ज़्यादा क्या हकीकत हाल होगी जो हम आपको बयान कर सकें। फिर दूसरा ये कि फराह गोगी टाइप कैरेक्टर्स have so much access के सऊदी वली अहद के बड़े ही एहतराम और प्यार से दिए हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिए हुए तोहफों को वो बैग में लेकर घूम रही हैं, खज्जल खार हो रही हैं, बायर ढूंढ रही हैं। अंदाजा लगाइए। वो बड़ी लग्जरी में ट्रैवल करती थी, खज्जल खार तो बिल्कुल नहीं हो रही होंगी। बट इट अगेन ब्रिंग्स यू बैक टू अ क्वेश्चन, हु इज़ फराह गोगी? मतलब जिसको निगेट कर दिया जाता है कि नहीं नहीं इसकी इतनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जिसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी आपके लिए कि वो लिटरली आपके लिए डीलें कट कर रही है, और उसके बाद ट्राइंग टू पुट हर डाउन, या फिर उसको बिल्कुल ये किया जाए कि जी वो शी डजंट स्टैंड इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, शी वाज अ नोबडी, शी वाज जस्ट अ फ्रेंड, ब्ला ब्ला। मतलब वो काफ़ी बिग टाइम ब्रोकर थी, आई मस्ट से, कि इस किस्म के काम तो वही कर रही। और फिर शहजाद अकबर जिस तरह उसके सहूलतकार बने हुए थे, मतलब वो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये है कि वो पहले बायर अरेंज करके दे रहे हैं और कह रहे हैं उमर फारूक की ज़बानी जो उन्होंने कहा है कि भाई ये फराह गोगी नामी खातून जो हैं आपसे रब्ता करेंगी। खैर उमर साहब ने कल क्या क्या इस सिलसिले में इंकशाफात किए हैं, ये सुनिए आप जरा। ये काइंडली अगर आप देख सकते होंगे कैमरा में, तो ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने ख़रीदा था और मेरे पास है। मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है। जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फराह आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको ला के दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा, उनकी ज़रा हेल्प हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई करंटली ऐसा बायर नहीं है। फराह गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त हैं? जी बिल्कुल, फराह गोगी जी। मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। निगोशिएट आपने किया, वो कितने का बेचना चाह रही थी? वो तो जाहिर सी बात है $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे, तो फाइनली उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने डिमांड भी की कि हमें पैसे कैश में चाहिए। तो मैंने फिर $2 मिलियन उनको, जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनता है, वो निकाल के मैंने बैंक से इनको दिया। अच्छा जी, पूरे ये सेट की, लेकिन एग्जैक्टली पूरी अब हमारे पास कीमतें भी सामने आ गई। बाय द वे आपको पता है कि हम $2 मिलियन को अगर उस जमाने की डॉलर वैल्यू से कन्वर्ट करें तो वो तो वो 28 करोड़, और अब की डॉलर वैल्यू से कन्वर्ट करें तो तकरीबन 45 करोड़। और अगर डॉलर ही रखे होंगे किसी ने, जो कि आई वंडर, और पहला सवाल शाहजेब ने भी किया और मेरे भी जहन में आया कि $2 मिलियन कोई बैग में कैश उठा के पाकिस्तान लेके कैसे आएगा? नहीं, लेकिन फिर इनका ये भी कहना था कि शायद उनको नहीं लाने थे पैसे, यहाँ पे उनकी कभी इंटेंशन वापस लाने की थी ही नहीं। तो बेसिकली इस सारी साउंड बाइट भी हमने आपको सुना दी और इंटरव्यू तो आपने शायद देखा ही हो। तो पूरे सेट की असल कीमत 2019 में $1 करोड़ 20 लाख थी, ठीक है, $1 करोड़ 20 लाख थी, यानी 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। 1 अरब 70 करोड़ रुपए। और ग्राफ की घड़ियां इस वैल्यू की इससे पहले भी आती रही हैं, और चूंकि ये सिर्फ घड़ी नहीं थी, इसमें ऑलमोस्ट 7.8 कैरेट का डायमंड तो सिर्फ अंगूठी में लगा हुआ था। फिर काफ़ी बड़े साइज के डायमंड्स कफलिंग्स में लगे हुए थे, मुताद्दिद डायमंड्स पेन में लगे हुए थे, इसलिए आप इमेजिन कर सकते हैं। who has seen an अरब और a खरब और whatever zeros and stuff, तो I was just thinking कि आप इस तरह इसको कर लें कि 10,000 का कोई आपको जोड़ा पसंद आया हो और आप 500 में आपको मिल जाए। मतलब इस तरह ये आप डिवीजन देखें कि करोड़ों की, अरबों की चीज़ है
और किस तरह लीफरा गोगी जो थी इस डील में बराह रास्त शामिल रही, जिस तरह कि उन्होंने खुद ही बता दिया। जिनके बारे में आपको पता है इमरान खान साहब मतलब बताते ही थे कि ये तो बेचारी को प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है, मतलब इतना एतमाद बेचारी कि आप अरबों का तोहफा बैग में लेकर जा रही है दुबई में एक खरीदार को बेचने के लिए। बहुत बेचारी, अब इस पे क्या हम कह सकते हैं, जग हसाई का सबब भी बना है पूरी दुनिया में। एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग एंड थिंकिंग एंड क्रिएटिंग अ सिनेरियो इन माय माइंड कि अगर इमरान खान साहब कभी दोबारा इक़्तिदार में आए तो वो जो सऊदी वली अहद हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, जब वो मिलेंगे इनसे तो मतलब मेरा तो कम से कम दिल बड़ा खट्टा हो किसी भी शख्स से जिसको इतने खुलूस से, आप देखिए, इट इज़ नॉट जस्ट एनी वॉच, इट इज़ जस्ट वन पीस इन द वर्ल्ड. It was created for the royal family and the royal family decided to gift it to Imran Khan. This is one of those stories. Or this has that emotional and religious connection attached to it as well. आप समझ रहे हैं? इसमें हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है बिकॉज हम वाकई ज़रा डिटेल में घुस गए हैं एंड वी वांट टू रियली नो कि इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। मीर साहब का हमें पता लगा कि बड़ा सुबह सुबह महसूस हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग मीर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मीर साहब, कुछ चीज़ें होती हैं, इस किस्म की खबरें आती हैं और फिर लगता है कि ज़रा क्लैरिटी होगी, कुछ माइंडसेट्स जो हैं वो बदलेंगे, कुछ आई ओपनिंग होगी। यहाँ तो डिविजन्स और बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, जो स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं वो मजीद स्टॉन्च होते जा रहे हैं कि भाई इसमें क्या इतनी बुरी बात है कि उनका तोहफा उसकी मर्जी, उसकी मर्जी थी, उसने बेच दिया। शुक्रिया बहुत बहुत अब्दुल्ला और हुमा जी सर। असल में मैं हुमा साहबा का जो एक कमेंट है उसमें मेरी हंसी नहीं रुक रही क्योंकि वो बड़ा रियलिस्टिक है लेकिन सुबह सुबह जो है वो मैंने उनकी जुबान से जब सुना तो मुझे बहुत सी अपनी अम्मी भी याद आ गई, अपनी बहन भी याद आ गई। वो सारी की सारी मार्केट में जाती है ना तो उनकी कोशिश यही होती है कि जो 5 या 6 हज़ार का जोड़ा है वो उनको 500 में मिल जाए। ऐसा ही होता है। ऑफ कोर्स सर, ये तो मतलब कि हर घर का यही कहानी है। आपने इतनी अच्छी मिसाल दी कि ये जिस औरत ने सुनी है उसको फौरन समझ आ जाएगी कि ये खान साहब ने वही वारदात की है जो मैं भी करती हूँ अक्सर मार्केटों में जाके। कोशिश पूरी होती है। तो लेकिन देखे ना फर्क है कि एक बहुत अहम गैर मुल्की शख्सियत है, उसने आपको एक गिफ्ट दिया है और गिफ्ट जो है उसकी भी नौयत देखें कि उस पे खाना काबा जो है उसका मॉडल बना हुआ है और वो पूरी दुनिया में बस एक ही गिफ्ट है। तो अगर आपको ऐसा गिफ्ट मिले तो आपको तो उसको इखलाकी तौर पे अपने पास ही रखना चाहिए और बल्कि आपको किसी नेशनल म्यूजियम में इस्लामाबाद में उसको दे देना चाहिए, वो दिखाए उसको, सारे लोग आए वो देखें जी कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनको सऊदी अरब के वली अहद ने ये गिफ्ट किया था, लेकिन आपने उसको बेच दिया। अब इसमें जो सारी स्टोरी है जो उमर फारूक ज़हूर साहब ने शाहजेब को बताई है तो उस स्टोरी को पीटीआई तो डिनाई कर रही है और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जी मैं तो इस आदमी को उमर फारूक ज़हूर को सारी उम्र कभी मिला ही नहीं। और बहुत से आपने देखा होगा पीटीआई के लीडर जो हैं वो कह रहे हैं जी देखें बगल बच्चा जर्नलिस्ट है ना जी, वो ये उनकी स्टोरी है। अब आप देखें इसको तो आज इंटरनेशनल मीडिया ने भी स्टोरी को कैरी किया हुआ है, तकरीबन सब अखबारात जो हैं उन्होंने इसको कैरी किया। आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? चले ठीक है, अगर आप लीगल डिबेट में जाते हैं तो जैसा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ लीगल पॉइंट्स निकाले हैं कि जब 2019 में ये फरोख्त हुई थी तो उस वक्त तो कानून वो नहीं था जो आज है कानून, और फिर हमने खुद ही वो कानून बदल भी दिया था। लेकिन देखें ना, आप नैरेटिव की बात है ना, तो आपको अगर ये राइट है कि आप एक झूठ को सच बना के पेश करें और एक साइफर जो था कुछ और आपने उसको कुछ और बना के और गैर मुल्की साजिश का एक पूरा बयानिया बनाया और अब आप जो है वो उससे बैकआउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बैकआउट नहीं कर रहे। तो अगर आपको ये राइट है तो क्या किसी जर्नलिस्ट को ये राइट नहीं है कि वो एक स्टोरी है, ये एक खबर है ना, इसको ये छोड़ दें कि ये जनाब सही था या गलत था। स्टोरी तो है ना भाई कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो रियासत मदीना का दावेदार है, उसको जब एक गिफ्ट दिया मोहम्मद बिन सलमान साहब ने तो उन्होंने, और वो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट था, तो उन्होंने अपनी एक फ्रंट वुमेन के जरिए दुबई में जाके एक बिजनेसमैन को ढूंढकर उसको
असल कीमत से बहुत कम पे बेच दिया ना आपने। तो और मीर साहब असल कीमत से बहुत कम कीमत पर बेच दिया, और फिर यहाँ पर जो उसकी वैल्यू लगवा के उसके एवज 20% रकम अदा की गई, वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। मतलब एनीबडी हु कैन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज डायमंड्स वुड अंडरस्टैंड कि भाई ये तो 10 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की गेम थी, जिसको 2 करोड़ रुपए दे के हासिल कर लिया गया और उसके बाद उसको ज्यादा में बेचा। आई टोटली एग्री विद यू। तो ये सवाल जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टोरी ब्रेक करने वाले को बेशक बगल बच्चा कहते रहे, जो भी कहते रहे आप, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है और उनकी जो लीडरशिप है और उनकी जो साइबर मीडिया फोर्स है, वो अपने आप पे तनकीद करने वाले सहाफियों को लफाफा कहते हैं ना। तो भाई ये लफाफा नहीं था, आपने तो एक भरा हुआ बैग जो है उसमें पैसे लिए और उसको पता नहीं कहां कहां पे आपने इस्तेमाल किया। तो कौम को ये तो बता देना कि ठीक है लफाफे में तो पैसे नहीं आ सकते थे, भाई आपने पूरे का पूरा बैग ले लिया फराग गोगी के जरिए। अब बताइए कि वो पैसे 2 मिलियन थे जो आपने किस तरह इस्तेमाल किए। आप तो सहाफियों को बगैर किसी सबूत के लफाफा कहते हैं, ठीक है। अब एक सहाफी ने सबूत के साथ, गवाह के साथ, जिसने आपसे ये गिफ्ट खरीदा है और आपको पेमेंट की है, वो सबूत के साथ दिखा रहा है, स्क्रीन पे उसने दिखा दिया शाहजेब खानजादा को ये है गिफ्ट, आप डिनाई तो कर नहीं सकते। सर सबूत का तो कोई ट्रेंड नहीं है ना, क्योंकि बगैर सबूत के तो मुख्तलिफ लोगों पे कत्ल करने के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, बगैर सबूत के तो 35 पंचर भी लगे थे, बगैर सबूत के तो सारा कुछ हुआ था, तो वो तो शायद है नहीं। अब ये बता दें कि एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। फैसल वाडा साहब जो अभी 4 हफ्ते पहले तक इन सब के फेवरेट हुआ करते थे, अब उनकी और उमर फारूक ज़हूर की तस्वीरें मिला के दिखा रहे हैं कि जनाब ये तो कोई कंबाइंड प्रोजेक्ट है। और फैसल वाडा साहब ने अब उसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि ये तो मिनिस्ट्री के दिनों की तस्वीर है, ये मिनिस्ट्री में मिलने के लिए साहिब आए थे। सो एक तरफ आप इस बंदे के काम धंधे पे सवालात उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने दौर में उनको मिनिस्ट्रीज में दावत भी दे रहे हैं। देखिए ये तो उमर फारूक साहब जो हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता दिया ना कि शहजाद अकबर साहब से मेरा राब्ता इसलिए था कि पीटीआई के कुछ लोगों से भी मेरी दोस्ती थी, तो उनके जरिए मेरा इनसे राब्ता, तो उन्होंने तो इस चीज को डिनाई नहीं किया। देखिए असल बात क्या है, असल बात यह है कि जो सऊदी वली अहद ने गिफ्ट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया, क्या वो वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट अभी इस वक्त उमर फारूक ज़हूर की कस्टडी में है या नहीं है? उन्होंने दिखाया या नहीं दिखाया? दिखाया ना उन्होंने। तो अगर उनके पास पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि आपने बेचा है। किसके जरिए बेचा है? क्या इसमें फैसल वाडा इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व है, नहीं है? इसमें फराग गोगी इन्वॉल्व नहीं है? ये बताएंगे ये गिफ्ट जो इमरान खान साहब को दिया गया था, ये गिफ्ट जो है ये उमर फारूक ज़हूर के पास कैसे पहुंचा? बाकी सारी बातें छोड़ दें और ये भी बताएं कि आप बगैर सबूत के सहाफियों पे लफाफे का इल्जाम लगाते हैं। अब ये जो बैग $2 मिलियन का बैग आपको मिला है, इस बैग में जो पैसे थे वो पैसे आपने कैसे इस्तेमाल किए हैं? और वो जो आप कह रहे थे मैंने बनी गाला की एक सड़क बनाई है, सड़क पे पैसे कितने खर्च हुए थे? और फिर आपने जो डिक्लेरेशन की है उस डिक्लेरेशन में आपने ये $2 मिलियन क्यों नहीं डिक्लेयर किए? इसका जवाब आपको देना है। अब ये मत समझें कि आप बगल बच्चा कह के, लफाफा कह के तो आप जवाब नहीं दे सकते। मीर साहब लेकिन ये इस सारी खबर के बाद इतनी डिटेल दी कल के इंटरव्यू में उमर फारूक ने, जिसने ये भी कह दिया कि शायद फराग गोगी का कोई इरादा नहीं था ये 2 मिलियन वापस ले जाने का पाकिस्तान। खैर इतना प्रेशर आपको लगता है कि बिल्डअप हो गया है कि पीटीआई को एक सफाई देनी पड़ेगी एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, या फिर आपको लगता है कि उनको प्रेशर फील ही नहीं होता कि अब ये खबर भी निकल जाएगी इसी तरह? बिकॉज अगर सोशल मीडिया इज एन इंडिकेशन तो लोग तो बड़े स्टॉन्च अभी भी खड़े हैं, वो तो इस चीज को भी मानने को तैयार नहीं। अगर यही खबर मुखालिफ की किसी आई होती तो इस वक्त तकरीबन आसमान सर पर उठाया होता सबने, लेकिन प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट कहें, इसे नैरेटिव मैनेजमेंट कहें, बट इन एनी केस दे आर गुड एट इट। विल दे नीड टू क्लैरिफाई दिस? देखिए मैं आपकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि जी वो स्टांच सपोर्टर हैं और वो जनाब वो हिलते नहीं हैं और उनकी राय तब्दील नहीं होती। पाकिस्तानी अवाम जो है ना उनको आप बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, ना ही आप उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो ठीक है वो किसी ना किसी लीडर पर अंधा एतमाद करते हैं तो फिर उसकी हमायत में वो बहुत आगे तक चले जाते हैं, उसकी खातिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उनका एतमाद मजरूह होता है ना
तो फिर वो भी आंखें जो है ना माथे पे रखने में अपना सानी नहीं रखते। मैं अब इस डिटेल में नहीं जाता आपको। आप देख रहे ना ये नवाज शरीफ साहब जो है वो कितनी ब्लाइंड सपोर्ट थी उनकी सेंट्रल पंजाब में, लेकिन जब उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज किया ये सिर्फ 1-1.5 साल पहले, तो क्या हुआ उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ बाई इलेक्शन में क्या हो रहा है। उससे पहले पीपल्स पार्टी जो है उसकी कितनी ब्लाइंड सपोर्ट थी, और पीपल्स पार्टी ने जब अपना नैरेटिव चेंज किया तो वो पीपल्स पार्टी जो कभी सिर्फ मरकज में हुकूमत नहीं कर रही थी, पंजाब में भी उसकी हुकूमत थी। और आपको मैं ये भी याद करवा दूं कि एक दफा जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी, तो एक MNA थे अहमद रजा कसूरी, उनके वालिद साहब कत्ल हो गए थे, तो भुट्टो साहब जो है वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि MNA ने कहा कि मेरा कत्ल भुट्टो ने करवाया और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है। भुट्टो साहब ने कहा ठीक है कराओ FIR, और थाना इचरा लाहौर में FIR हुई भुट्टो साहब की मर्जी से उनके खिलाफ। बाद में उसमें फांसी भी लग गए थे, लेकिन बाद में फिर उनकी पार्टी के जब नजरियात बदले तो लोग जो हैं वो अब पंजाब में पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार में आना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये इमरान खान साहब ये मत समझें कि लोग ब्लाइंड उनको फेवर करेंगे। लेकिन हम दोबारा इसी इशू पे आ जाते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं। जी जी बताएं। देखें ये बात जो है ये काबिल हजम नहीं है ये काबिल हजम नहीं है कि जी वो पैसे जो हैं वो वहीं पे रहे और वो फराग गोगी ही ने इस्तेमाल किए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और बाज़ इतलात के मुताबिक वो पैसे जो हैं वो एक जो बिजनेसमैन हैं जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब थे उन दिनों में, उनका जो प्राइवेट प्लेन था, उस प्राइवेट प्लेन में वो जो बैग था वो बैग इस्लामाबाद आया, और इस्लामाबाद से फिर वो बैग जो है वो जनाबे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा। तो अगर उन्होंने वो जो तोशाखाना के पैसे थे उनसे अगर उन्होंने बनी गाला की सड़कें ठीक करवाई थी, जो कि वो खुद कहते हैं और वो क्लिप भी मौजूद है, तो वो जाहिर बात है वो दुबई से पैसे इस्लामाबाद में आए थे ना, तो फिर इन्होंने ब्लू एरिया में जो मनी चेंजर्स हैं वहां से जाके उनको क्या कहते हैं एक्सचेंज भी कराया होगा, एक्सचेंज करवाया होगा। तो वही उसी से फिर वो सड़क वड़क बनाई ना उन्होंने। तो ये देखिए ये सवाल है, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। और जाहिर ये तो मीर साहब अंदाज़ा हो ही रहा था कि जिस जहाज़ में वो ट्रैवल करती थी, मतलब उसके अलावा तो इतनी बड़ी रकम कैश में आ भी नहीं सकती थी। मीर साहब क्विकली, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, मुनासिब समझें तो प्लीज़ हमें कोई जवाब दीजिएगा। ये अब हाँ, कल बिलावल भुट्टो का भी हमने बयान सुना, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की तमाम सियासत एक अहम तैनाती के गिर्द घूम रही है। कब तक ये मामला मंजर आम पर आ जाएगा? हर रोज़ एक नई खबर सुनते हैं जनाब इस तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगी, कब तक ये मामला सेटल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए अगर इमरान खान साहब की सारी पॉलिटिक्स से एक अहम तैनाती की तरफ के इर्द गिर्द घूमती है, तो बिलावल साहब की और उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी भी सारी एफर्ट यही नजर आ रही है कि एक अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली गवर्नमेंट का ये राइट है, प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक अपॉइंटमेंट करनी है। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट करने के लिए वो आर्मी एक्ट 1952 जो है उसको अमेंड भी कर रहे हैं, तो इससे मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को एक ये एक्सक्यूज देंगे कि वो मजीद, उन्होंने पहले इसको काफी कंट्रोवर्शियल बना दिया है तो वो इसको मजीद कंट्रोवर्शियल भी बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस अपॉइंटमेंट को बहुत ज्यादा इसके इर्द गिर्द अपनी सियासत को नहीं घुमाना चाहिए, ना इमरान खान को ना ही हुकूमत को। और आम तौर पे देखें जो पिछली अपॉइंटमेंट थी, उससे पिछली अपॉइंटमेंट थी और उससे पिछली अपॉइंटमेंट, 3 अपॉइंटमेंट्स जो है वो मुझे याद है जितनी मेरी मेमोरी काम करती है। तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये हमेशा नवंबर का जो 2nd या 3rd वीक होता है उसमें समरी मूव करती है डिफेंस मिनिस्ट्री रावलपिंडी से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद की तरफ। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है रावलपिंडी में है, वहां से आने में मेरा ख्याल है 30-35 मिनट लगते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने में तो वो मेरा ख्याल है 1 दिन का प्रोसेस है। ये आमतौर पे होता है काम 18, 19 या 20 नवंबर को। तो ये अगर आज क्या डेट है, मुझे आज 16 है जी, 16 है, तो ये अगले 2 या 3 दिन में ये समरी जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री से मूव होगी। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 या 2 दिन लगने चाहिए, और 1 या 2 दिन के बाद ये जो समरी है प्राइम मिनिस्टर को जो भी नाम भेजे जाएंगे, देखिए इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाएंगे उन्हीं पे उन्होंने गौर फिक्र करना है, 4 या 5 नाम जो भी हैं। लेकिन अगर कोई नाम उस समरी में मौजूद नहीं है तब भी प्राइम मिनिस्टर के पास ये राइट है कि वो उस समरी के बाहर कोई नाम जो अगर वो समझते हैं कि वो मुनासिब है तो वो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारा मामला जो है ये 18 नवंबर और 21 या 22 नवंबर के दरमियान ये तय पा जाएगा। बाकी जो
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट है, वो होनी है 29 नवंबर को, लेकिन ये पहले भी हो सकता है। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट से कि रिटायरमेंट से बहुत पहले अपॉइंटमेंट का फैसला हो गया, उसका ऐलान भी कर दिया गया। ऐसी भी काफी मिसालें मौजूद हैं। 28 से पहले भी हो सकता है। इफ यू नो वांट बी बहुत शुक्रिया आपका भी साहब, बड़े दिन बाद आप हाथ आए हमारे, मगर आप ये दिस शुड नॉट बी द यू नो लास्ट टाइम। आप आते रहिएगा फिर सुबह सुबह। आई नो जरा टफ हो। अच्छा एक हमारी डिस्कशन हो रही है, और अगर किसी ने ये काम किए हो तो प्लीज हमें एनोनिमसली बता दीजिएगा कि जब इतने ज्यादा अगर किसी ने ये काम किया एनोनिमसली, हमको आउट नहीं करेंगे बात, तो 7.5 मिलियन दिरहम्स हो या $2 मिलियन हो, व्हाटएवर इट इज, और उसी तरह आपने मुल्क से निकालने हो, कहीं लेके जाने हैं, तो कितने बड़े बैग में फिट आते हैं? एक मीडियम साइज सूटकेस, क्योंकि डॉलर का $100 बिल है तो वो भी $100 बिल, $100 बिल है तो वो भी मीडियम साइज सूटकेस में लेकिन दिरहम में तो 200 का बिल भी है, 500 का बिल, 1000 का भी है, 200 का नोट है, और दिरहम्स में शायद इससे ज्यादा 500 का तो है, एटलीस्ट 1000 का है। ये नहीं मुझे याद आ रहा। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है कि है भाई है। सो वो हमारे दुबई में रहने वाले कॉलीग्स बता रहे हैं तो वो जो है एक मीडियम साइज सूटकेस तो एटलीस्ट चाहिए होगा। मतलब ये दिमाग में सवाल आता है ना, कितनी एंड तक बंदा इंसान। मेरी बात सुने, लेकिन जिस गली जाना नहीं उसमें हमें तो यहाँ बैठे हुए इतना नहीं पता कि 1000 का बिल है कि नहीं है, हम तो वहाँ तक नहीं पहुँचे। हम तो अपने क्यूरियोसिटी तो किसी को भी हो सकती है। हम तो अपने बिजली के बिल का इंतजार कर रहे हैं अभी। मैं तो इंतजार ही नहीं करती, मुझे बड़ा खौफ आता है उससे। तो प्लीज डू ट्वीट अस एंड लेट अस नो, बिकॉज वी आर वेरी इंटरेस्टेड कि किस तरह होता होगा। मतलब बड़ी फिल्मी किस्म की ये बात लग रही है। एनीवे मूविंग ऑन। जनाब, बल्दियाती इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने को ना सिंध हुकूमत तैयार नजर आ रही है, ना परवेज इलाही की पंजाब हुकूमत। कल इस अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन में भी समाअत हुई। सिंध हुकूमत का इसरार था कि बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए जाएं। जमात इस्लामी ने इंतखाबात के लिए हुकूमत को 45 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त की है। दूसरी तरफ वफाकी वजारत दाखिला ने एक बार फिर सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर लिया है। वफाकी वजारत दाखिला की हम बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सूबाई हुकूमत को इलेक्शन स्केड्यूल में तब्दीली का इख्तियार नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती बल्दियाती इंतखाबात हों। पहले भी सूबों में बहुत मुश्किल से बल्दियाती इंतखाबात कराए हैं। पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन कराने में मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन करवा लेंगे। और समाअत के बाद जी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। और समाअत के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपना रद्द अमल कुछ यूं दिया। माजी में कराची में चूँकि बड़ी चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होती है, तो आपको पाक फ़ौज भी मौजूद होती है पोलिंग स्टेशंस पे। रेंजर्स के एहलकार भी 2018 के इलेक्शंस में मौजूद थे, और अभी मौजूदा हालात की वजह से पाक फ़ौज भी अवेलेबल नहीं है, रेंजर्स भी अवेलेबल नहीं है, और उसी तरीके से पुलिस के वो नंबर, वो तादाद इस वक्त मौजूद नहीं है। तकरीबन 17,500 एहलकार नहीं, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर वादे करना चाहूँगा, बहैसियत सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाब चाहती है। हमने सिंध के 14 अजला में 4 डिवीज़न में हमने इलेक्शन कराया है, और बाकी 16 में भी हम कराना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। मुर्तज़ा वहाब को आपने सुन लिया। और साथ ही आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। हमने इलेक्शन कमीशन के चीफ साहब को खत लिखा था कि आप हमें बुलाएं ताकि हम अपना मुकदमा पेश कर सकें कि इलेक्शन करवाए जाएं। तो उस वक्त भी जमात इस्लामी गई थी और कोई नहीं गया था, और फिर इलेक्शन के हवाले से एक जो है टाइम फ्रेम तय हुआ था, और फिर जब से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है ये फरार इख्तियार कर रहे हैं, और जमात इस्लामी इलेक्शन करवाना चाहती है। कराची के अवाम बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इसलिए हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला पहले ही मौजूद है, उस फैसले के मुताबिक ही सारे जो चीज़ें अब कोर्ट के सामने आ गई हैं, और इंशाअल्लाह ये फैसला आइन के मुताबिक होगा, जमहूरियत के मुताबिक होगा, और कराची के अवाम की तमन्नाओं के मुताबिक होगा। अच्छा जी, सैडली कि हमारी बड़ी सियासी जमातें वैसे बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक नारे बड़े बड़े लगाती हैं, लेकिन कोई बल्दियाती हुकूमतों को जमहूरियत की नर्सरी तो कोई जमहूरियत की रूह करार देता है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद यही तमाम सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात कराने से
ऐसे दूर भागती हैं जैसे कोई जिन देख लिया। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो पीछे पास प्रेसिडेंट भी कुछ इसी किस्म का है। इसी पे बात पता है क्या, इख्तियारात अगर निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होते, अवाम की बराह रास्त हुक्मरानी जो जमहूरियत की रूह है वो मुतासर होती है, वो फिर नहीं बचती है। इसलिए प्लीज मेहरबानी इस पर गौर करें। ज्वाइन किया है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिंध है शर्जील मेमन साहब। अदालतों से लेकर इलेक्शन कमीशन तक हर जगह यही बात हो रही है कि सिक्योरिटी और अमले की अदम दस्तयाबी जो है वो बहाना है और सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती। अब अगर माजी में भी देखा जाए तो इस दलील में वजन है, दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट एज वेल, क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात हों। जो पहला मरहला हुआ था सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्लीन स्वीप किया था। जो दूसरा मरहला था उसमें कराची और हैदराबाद थे, और अगर मैं आपको हैदराबाद का बता दूं कि हैदराबाद की कोई 50% सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनअपोज जीत चुकी है। और उसका मकसद ये है कि आधी जगहों पर किसी को उम्मीदवार नहीं मिले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पीपल्स पार्टी के साथ कॉन्टेस्ट करती हैं। अब आगे कराची की बात, कराची में भी रिसेंटली लास्ट इलेक्शन में 2 सीटों पर इलेक्शन हुआ जिसमें एक पीपल्स पार्टी ने मलीर वाली सीट स्वीप की। तो मैं समझता हूँ कि हम हमेशा चाहते हैं कि इंतखाबात हों, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने हालात देखने होते हैं। हालात ये कहते हैं जी कि इस वक्त आपके अभी भी कोई 20 से 30% एरिया में सिंध में पानी है जो हैदराबाद डिवीज़न का इलाका है, और वहाँ सारे मुख्तलिफ लोगों की वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है पुलिस की और बाकी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो उस वजह से पॉसिबल नहीं है कि हम लोग कराची के लिए हम सिंध के जैसे दीगर इलाकों से लोग मंगवा सकें। पीपल्स पार्टी ने और सिंध गवर्नमेंट ने ये लिटरली इलेक्शन कमीशन को भी कहा था हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, आप कराची के इंतखाबात को 2 मरहलों में करें ताकि हम प्रॉपर तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर सकें, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात आम इंतखाबात से अलग होते हैं और यहाँ पे घर घर जो है उसकी इलेक्शन है, उसमें डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। शर्जील साहब, आप हालात की बात कर रहे हैं, अगर सिंध हुकूमत नहीं मानी तो फिर जमात इस्लामी दीगर अपोजिशन जमातें पहले ही बता रही हैं कि वो धरने करेंगे, एहतजाज करेंगे। अब वहाँ तक बात पहुँचाने से पहले सब मुखालफिन को बेहतर नहीं है कि आप लोग एतमाद में लेने की कोशिश करें? हो सकता है कि आपकी बातों में वजन हो और वो मान जाएं, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, बट यू वुड हैव टू टॉक टू देम। देखिए, हमारी हमेशा कोशिश ये रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सबको हम एतमाद में लें, और इसमें सब हम अकेले नहीं, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज कराची की इस बात पे मुत्तफिक हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं, कराची में हालात की वजह से यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि घर घर की इलेक्शन है, खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम उनको लोगों को सिक्योर करने के लिए हम कह रहे हैं। और उसमें हमारी बुरी बात हो रही है, हमने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन में डेट दे दे, एक आधे कराची में हम लोग एक मरहले में करा देते हैं, बाकी कराची में दूसरे मरहले में करा देते हैं। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन या बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टी बदल देते तो हमें फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे ताकि हम कर सकें। तो उसमें कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं, हम इलेक्शन से खुदा ना खासा भाग तो नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन हमें सूट करते हैं, आप जल्दी करा लें। अच्छा, साथ ही मेमन साहब आप ये भी बता दें कि इसके दरमियान MQM पाकिस्तान जो कि आपकी इत्तेहादी है वो हर थोड़े दिन बाद ये कह रही है, शिकायत कर रही है कि जी हमसे जो वादे वगैरह किए गए उनको पूरा नहीं किया जा रहा, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। तो आपको इसकी भी कोई टेंशन है कि ये भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? देखिए जी, MQM हमारी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी जमात है, और जो कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ की है उसको हम तैयारी भी कर रहे हैं, उसको पूरी भी कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें मान भी ली गई हैं और मुफाहमत के साथ मानी गई है, अफ़वाह मुतफ़ीक़ीन के साथ मानी गई है, और हमने कहा कि जो भी जायज़ चीज़ें होंगी उसको गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रायोरिटाइज़ करेगी और चाहेगी कि वो कानून में जो तब्दीली चाहते हैं वो कर लें। तो उस पर बातचीत चल रही है, हमें कोई खुदा ना खासा कोई डेडलॉक नहीं है। लास्ट भी MQM के साथ जो मीटिंग थी वो बड़े अच्छे माहौल में हुई थी चीफ मिनिस्टर हाउस में, उसमें वज़ीर आला साहब भी थे, गवर्नर साहब भी थे, और MQM के राब्ता कमेटी के जो इनके हेड हैं यहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो भी सब मौजूद थे। बड़ी तफसीली तौर पर बातचीत हुई और मैं समझता हूँ कि हम लोग काफ़ी चीज़ों पर एक पेज पर हैं, और अगर कोई बाकी चीज़ भी कोई रहेगी तो उसके टाइप्स पर डायलॉग जो है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब। अच्छा, सिंध हुकूमत से बात की जाए ना तो लगता है सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल, सब अच्छा है, एंड एवरीथिंग विल बी डन व्हेन इट विल बी डन।
I hope that this really gets done. हमें मुख्तलिफ कैलकुलेशंस आ रही हैं कि भाई $1 बिल जो है वो इतना वेट करता है और फिर आप हिसाब लगा लें, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया हमारे लिए, लेकिन हमें क्या करें। और वही साहब हमें लेस कॉम्प्लिकेट करके भी लिख दें तो हमें ज़रा बेहतर समझ आ अच्छा, हमने आपको बताना है कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, हमारे जो बॉबी हैं और फास्ट बॉलर नसीम शाह, वतन वापसी पर फैंस की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। ऐसा वैसा मतलब कि जैसे लिटरली आप जीत के आ रहे हो लेकिन प्यार इतना नहीं, खैर जीत के आते तो इससे कहीं ज्यादा होता, तो मैंने भी पहुंचे होना था, हम सब ने पहुंचे होना था। इट वाज अ गुड फाइट एंड वी ऑल बिलीव दैट, तो लिहाजा लोग उनसे मिले, जो हु वर लकी इनफ टू रीच हिम, तो उनके साथ सेल्फियां वगैरह भी बनाई, तालियां बजाई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, आवाज आ रही होगी आई गेस आपको। और इसके बाद जी ये भी बता दें कि हारिस रऊफ भी जब वापस आए तो उनका भी बड़ा जबरदस्त, भाई उनके लिए तो ढोल बजे, भाई हारिस के लिए तो बजने भी चाहिए। हारिस की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में माशाल्लाह मतलब इमैक्युलेट रही है, जबरदस्त, रोज आउट ऑफ यू नो अमंगस्ट एवरीबॉडी एल्स। तो बलूचिस्तान असेंबली ने बड़ी दिलचस्प किस्म की करारदाद मंजूर की है, जिसमें कौमी शनाख्ती कार्ड के अजरा में DNA को लाजमी करार देने की सिफारिश की गई है। और ये करारदाद पार्लिमानी सेक्रेटरी बुशरा रिंद ने पेश की, जिसे ऐवान ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया। और आपको बताएं कि दुनिया के कुछ ममालिक में शनाख्ती कार्ड के लिए DNA टेस्ट किया जाता है, और जिससे हादसा, दहशतगर्द हमलों जैसे वाक़यात में बड़ी मदद भी मिलती है। लेकिन अगर बलूचिस्तान हुकूमत इस हवाले से कानून साजी करती है तो चंद पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। और एक तो जी DNA की सहूलत सिर्फ एक मैं कहती हूँ कि हर किसी को तो खैर आप नहीं कर सकते, एक दो शहरों तक ही महदूद है, और दूसरा इसमें बड़ा मुश्किल काम है, वैसे बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत जगह तो होता ही नहीं है। ये आइडिया किसके ज़हन में आया, मैं हैरान हूँ, मतलब कोई इतना आई एम सॉरी फालतू था कि किसी ने बैठ के सोचा है, मतलब ना सिर्फ सोचा है, सारों ने मिलकर उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। मामला कानून साजी की तरफ जाता है तो फिर ये देखना होगा कि सारे अमल को मुमकिन कैसे बनाना है। फिलहाल तो ये बड़ा ही इम्पॉसिबल सा नजर आता है, मतलब बाकी तमाम मसले बलूचिस्तान के खत्म हो गए हैं, सैलाब भी सेटल हो गया है, सब कुछ हो गया है। इसके बहुत से फायदे भी हो सकते हैं, एंड वी डू गेट दैट। अब जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ बड़ा मुश्किल है ये कराना, और अगर एक रिक्वायरमेंट ही हो जाए कि आपका CNIC ही नहीं बन सकता जब तक आप DNA टेस्ट ना करवाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कितना मुश्किल नहीं है इमेजिन करना कि कितनी मुश्किलात होंगी। आधे से ज़्यादा लोग तो CNIC मनवाएंगे ही नहीं। फिर हमें ज्वाइन किया इस वक्त बुशरा रिंद साहिबा ने, जो MP हैं बलूचिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए DNA की हम बात कर रहे हैं, उसको लाजिम करार देने की सिफारिश की गई है, तो कार्ड बनवाने के अमल में तस्वीर और बायोमेट्रिक तो होता ही है, ये तो हमेशा से है, फिर DNA की ज़रूरत क्यों आपको महसूस ये आइडिया आपके, क्योंकि आप ही ने करारदाद पेश किए, तो हम पूछना चाहते हैं कि ये आपने कहीं किसी मुल्क से देखा है मॉडल, या फिर कैसे आपको ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है करारदाद मैंने जो पेश की है इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तमाम तरक्की याफ्ते मुल्कों में जो है ये हो चुका है इसका इजरा। उसकी मेन वजह ये कि देखें पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुजरिमों को पकड़ना और इस तरह के अनासर पे हाथ डालना बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत ही मेरा ख्याल है बेहतर इक़दाम होगा, और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी इंटेंशंस बड़ी ऑनेस्ट लग रही हैं, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा कॉस्टली है, तो ये तो तकरीबन हमें इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। देखिए, जिस तरह अगर हम देखा जाए आज से 10 साल पहले शनाख्ती कार्ड के अमल को बनाने में मुश्किलात थी, आज बहुत बेहतर हो गई। इसी तरीके से जब हम एक चीज़ की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा, मगर ये कि आगे जाकर उसमें बेहतरी तो आएगी। तो ये है कि कुछ पाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, आपकी बात हमें समझ आ गई है, लेकिन अभी तक तो ये करारदाद तक ही बात है। लेकिन अगर कानून साजी की जानिब ये मामला गया तो आप तो जानती हैं कि एक कंजर्वेटिव माशरे में DNA टेस्ट और ख़ास तौर पर ख़वातीन का DNA टेस्ट कराने पर सब राज़ी नहीं होंगे। डेफिनेटली बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा ऐसा ना होना कि शनाख्ती कार्ड जो बनवाते हैं वो भी ना बनवाएं फिर। तो ये आपको लगता है कि तमाम हल्के जो है इस मुतालबे के साथ रहेंगे और ये आप लोग कर भी पाएंगे? देखिए, मैं अगर ऐसा मसला होता तो कल असेंबली में कोई ना कोई मेरी मुखालफत ज़रूर करता, पार्टीज़ में, चाहे वो देखें उसमें जमीयत भी थी, BNP भी थी, और मतलब
अपोजिशन भी थी सारी, लेकिन किसी ने भी, सबने इसका साथ दिया और सबने इसको कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट करारदाद थी जो आप लाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हम भी उन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गए हैं। और पहले ज़माने में जैसे लोग उम्रा या हज पे जाने के लिए तस्वीर नहीं खिंचवाते थे, आज के ज़माने में वो तमाम ख़वातीन तमाम तस्वीरें खिंचवा रही हैं ना NIC बनाने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए। तो एक वक्त आएगा कि इस चीज़ के लिए भी कोई मेरा ख्याल है रेजिस्ट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया बुशरा रिंद साहिबा। बात यह है कि प्रपोजल आपका अच्छा है, इन प्रिंसिपल इट मेक्स परफेक्ट सेंस, लेकिन हम अपने माशरे में बैठे हुए ना कभी कभार इतने प्रोएक्टिव हो जाते हैं टू बी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि इधर बैठे होते हैं और हम पॉइंट A से B नहीं, पॉइंट A से D पे जाना चाहते हैं और बीच में जो ABC होता है वो रह जाता है। सो वी वांट टू जंप फॉरवर्ड, ऑल्दो लोग जो हैं, जो माशरा है वो अभी तैयार नहीं होता इस चीज़ का। तो इतनी लंबी छलांग समझ नहीं आ रही कि किस तरह होगा, DNA टेस्टिंग किस तरह लोग करवाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, बहुत सी चीज़ें बीच में इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक फिल्म की हम बात भी करेंगे। मीनवाइल वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद मरीम औरंगज़ेब साहिबा। कल हमने आपको बताया था जो आइलैंड और पाकिस्तान की यहाँ से तय किया गया है कि एकेडमी के लिए नॉमिनेशंस होगी, उसके लिए फ़िल्म का रिलीज़ होना भी ज़रूरी है। और हम वज़ारत इत्तलात का मौक़िफ़ इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड्स ओके कर चुके, मतलब कुछ एतराज़ात जो एक नॉर्मल स्क्रीनिंग में आते हैं वो बताए गए, उनको ठीक किया गया। ये फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक शिकायत पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक नोटिस जारी कर दिया कि ये फिल्म नहीं रिलीज। बिल्कुल, ये फिल्म जो थी वो 18 नवंबर जो कि 2 दिन बाद है, ये रिलीज होनी थी। हालांकि इस फिल्म को पाकिस्तान की जानिब से अगले साल होने वाले ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी भेजने का फैसला हो चुका था। और इससे पहले जॉयलैंड को रवां बरस, आपको याद होगा, मई में फ्रांस में होने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में पेश किया था, जहाँ इनको एक जूरी अवार्ड भी मिला। मतलब बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ हुई, बहुत ज़्यादा सराहा, लोगों को एकदम से एक और तरीके से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है उसके बारे में पता चला और कितने सीरियस नौयत की, कितनी डेप्थ के साथ मूवीज़ जो हैं यहाँ भी बनती हैं। हम बड़े खुश हुए इस बात पे कि जी। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, इस पे एतराज़ क्या है? मतलब एक ट्रांसजेंडर एक मरकज़ी, एक ख्वाजा सरा एक मरकज़ी किरदार इसमें निभा रही हैं, तो उस पर एतराज़ है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग घरों से निकलते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कितने ख्वाजा सरा अफराद आपको अपने इर्द गिर्द माशरे में नज़र आते हैं, या आप आंखें बंद कर लेते हैं, या आप सिग्नल से गाड़ी भगा लेते हैं, या अगर वो आपसे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं? जस्ट टेल अस। मतलब या तो आप ये कह दें कि जनाब ये एक गैर मरई बातें हैं और कोई तखयलाती दुनिया में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमारे इर्द गिर्द तो है नहीं और हमारे यहाँ ये मसले हैं नहीं। मतलब ये लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप बच्चों को स्कूल से लेने भी जाते हैं ना, तो रास्ते में 3 सिग्नल्स पर आपको कम से कम 6 ख्वाजा सरा नजर आते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मरीम साहिबा, एक्चुअली हम आपसे करंट स्टेटस मालूम करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर बहुत बात हो चुकी भी है। किसने आपको शिकायत की? जो शिकायत है मतलब हम सभी जानते हैं, लेकिन आप बता दें कि क्या एतराज़ था और अभी किस स्टेज पे है इस शिकायत की रेजोल्यूशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और आई होप कि यू बोथ आर वेल। ये एक फिल्म है जॉयलैंड, मेरा ख्याल है, जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। और उसमें एक प्रोसेस है जो कि सेंसर बोर्ड सर्टिफाई करती है जो भी फिल्म रिलीज होनी होती है पाकिस्तान में। और उसने 19 अगस्त को इसको सेंसर किया और उसमें काफ़ी इंटेंसली इसको सेंसर करके तो सर्टिफाई किया सब्जेक्ट टू द सेंसरशिप। और उसमें जिस वक्त ये रिलीज हुई है इन फिल्म फेस्टिवल इन अबाउट 11 to 12 कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान, तो इसकी जो स्टोरी लाइन है वो डिबेट पब्लिक डिस्कोर्स में आई और इसके बाद डिस्कशन शुरू हो गई। जो किसी भी फिल्म रिलीज होती है तो उसके बाद ऐसा होता है। और उसके बाद जो जिन्होंने इसको देखा होगा इंटरनेशनली फेस्टिवल्स में या जो पढ़ा होगा स्टोरी लाइन, जो बिकॉज इट वाज इन द पब्लिक डिस्कोर्स, तो सेंसर बोर्ड के अंदर, और ये इट्स नॉट कि खाली जॉयलैंड के लिए ऐसा होता है, ये अमूमन फिल्मों में ऐसा होता है फिल्म्स के अंदर कि ये once it's released outside Pakistan, so it becomes debate and then और इस तरह के जो टॉपिक्स हों जो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक अभी एवोल्यूशन है और उसके ऊपर डिबेट जो होती है वो इवॉल्व हो रही है, लेजिस्लेशन भी हो रही है। तो उसके बाद ये एक
सर्ज ऑफ एप्लीकेशंस आई और पिटिशन आई। जो पिटिशन होती है वो ये होती है कि इट इज़ देन यू नो बाइंडिंग कि आप उसको रिव्यू करें, और वो और टू माय सरप्राइज इट वाज फ्रॉम मिडिल क्लास पीपल, पेरेंट्स एंड वो। तो मैंने ये मुझे ये बताया सेंसर बोर्ड ने, और सेंसर बोर्ड ये भी मैं आपको बताऊँ फेयरली एक ऑटोनमस बॉडी है। ये सेंसर बोर्ड एक कानून के तहत है और उसके तहत वो उसको सर्टिफाई करता है, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस किसी किस्म की नहीं होती। और फिर एप्लीकेशंस आई फिर, और ये भी मैं देख रही हूँ डिबेट काफ़ी देर से हो रही है। मैं अनफॉर्चुनेटली यू वर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मी, शाहजेब वाज आल्सो ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मी, आई वाज नॉट इन द कंट्री व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग। तो उस वक्त ये जरूर देखना होता है कि दो व्यूज होते हैं ना, एक व्यू होता है फॉर, एक व्यू अगेंस्ट होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होंगे, उन दोनों को रिस्पेक्ट देना। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है ये व्यू देखना। एक कमेटी आपने बनाई, फिर आपको शिकायत मौसूल हुई तो नहीं, अच्छा बताएं फिर क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बताएं फिर। नहीं हुआ, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा सुन लें। तो दोनों व्यूज आने लग गए सेंसर बोर्ड के अंदर, और मिनिस्ट्री के अंदर भी एप्लीकेशन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है उनको आनी शुरू हो गई। उसके बाद इसको रिव्यू करने के लिए बोर्ड दोबारा बैठा और बोर्ड ने इसको उन एप्लीकेशंस के उसके अंदर रिव्यू किया। सेंसर बोर्ड के मेंबर्स होते हैं ना, एक कोरम होता है, वैसे तो 4 मेंबर्स 5 मेंबर्स का कोरम होता है जो कि उसको रिव्यू कर सकता है और वो, लेकिन इसमें रिव्यू हुआ उन एप्लीकेशंस के अंडर जो रिसीव हुई और जो पिटिशन रिसीव हुई। और ये भी मैं जरूर कहती चलूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई बायस, ये लगता है बाहर से मैं डिबेट्स भी देख रही हूँ, मेरी साइंस से और सरमद यू नो देयर फ्रेंड्स, वो अच्छे बच्चे हैं वो फिल्म, और मैं I mean, I don't know if you know that Pakistan's film industry at this point in time is at 0 tax rating. पहली दफा पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कोई टैक्स नहीं है across the supply chain and the demand chain. So, you know, my passion for films and government's passion for films. We respect that, we know that. लेकिन क्या मरियम आप ये बता सकती हैं कि एतराज़ात, जी आप बता सकती हैं कि एतराज़ात बहुत जारी थे जी। मैं जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक फिल्म स्टोरी लाइन अगर आप उसको, अगर वो रिलीज होती है तो अगर आप उसको देखेंगे तो ये नॉर्मल है रिएक्शन लोगों का इस तरह का आना, बिकॉज ये डिबेट नहीं है पब्लिक डिस्कोर्स में, ये इवॉल्व हो रही है। और इसके ऊपर इस तरह की मैं समझती हूँ एप्लीकेशंस देना कोई अनहोनी या कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा मरियम आप हमारे साथ ही रहिए, एक सवाल है, आप कह रही थी कि अब्दुल्ला जी प्लीज मरियम, असल में टाइम जरा शॉर्ट होता है जी, प्लीज जी आई नो, लेकिन अगर आप एक सवाल किया तो उसको ये, और मैं पहली दफा इसको बताने आ रही हूँ कि ये मामला है क्या। जी प्लीज एक्सप्लेन करें, बिकॉज़ साइम इज आल्सो लिसनिंग टू यू, प्लीज। उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा कि ये अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स इसको इस वक्त के लिए डीसर्टिफाई किया जाता है और इसको हम वो एक नोटिफिकेशन निकला है उसका। उसके बाद ये हुआ कि दूसरी तरफ की डिबेट आनी शुरू हो गई कि इसको रिलीज किया जाए। सही। उसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसमें कैबिनेट मेंबर्स हैं, फेयरली वेरी सीनियर। इसको चेयर कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन अयाज साबिक साहब, एंड इसके अंदर इट्स अ 9 मेंबर कमेटी। वो कल मीट किया था उसने ये फिल्म रिव्यू की। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस फिल्म को फुल बोर्ड, इट इज अगेन सेक्शन 9 के तहत जो सेंसर बोर्ड का है, उसके रिव्यू के लिए विद इमीडिएट इफेक्ट भेज दिया, जो कि आज शाम को उसका फुल बोर्ड रिव्यू करेगा। एंड I mean, I've told Saim also, I spoke to him last night, and तो ये आज की जो लेटेस्ट है कि वो आज शाम को फुल बोर्ड इसको रिव्यू करके इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेगा। अच्छा जी, साइम हमारे साथ हैं। साइम, आर यू सेटिस्फाइड कि जी इस पे एक कमेटी बैठ रही है और ये बात अब इतनी बड़ी हो गई है? माना कि ये 3 सेंसर बोर्ड्स ने इसको ओके कर दिया था और अब दोबारा सेंसर बोर्ड करेगा, अब वो दोबारा से होगा। आर यू सेटिस्फाइड विद द डेवलपमेंट? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अब सेटिस्फैक्शन तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में नहीं है इस वक्त, क्योंकि कोई प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है हर तरफ से। अगर एक दफ़ा सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया था तो फिर अगर पिटिशन आई भी तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड मरियम मैम का जो पॉइंट है, बट द फैक्ट इज़ के कंप्लेंट तो किसी भी चीज़ के किसी भी फिल्म के ऊपर आ सकती है। अब कल को मैं लंदन नहीं जाऊंगा पे कंप्लेंट कर दूं कि मुझे उससे एतराज़ है, तो कितनी कंप्लेंट्स आर इनफ कंप्लेंट्स, आर 5 पिटिशंस 10 पिटिशंस, बिकॉज इस वक्त रिलीज जॉयलैंड की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि क्यों नहीं कर रहे आप। तो वो अब क्या हम क्वांटिफाई किस तरह करेंगे? 250 मिलियन की पॉपुलेशन में से किस तरह क्वांटिफाई करेंगे? कैसे सेंसस कराएंगे कि कौन ज़्यादा फेवर में है इस फिल्म के रिलीज़ होने के, कौन ज़्यादा अगेंस्ट है इस फिल्म के रिलीज़ होने के?
दैट शुड नेवर बी द पॉइंट. द पॉइंट शुड बी, अगर एक दफ़ा सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को पास कर दिया, उसमें उनको कोई ऐसी मुज़ायका खेज़ बात नहीं नज़र आई, तो वो फिल्म पास हो चुकी थी. अब अगर आज दोबारा वो कमेटी कल बैठी एक प्राइम मिनिस्टर की, उसकी तरफ से भी हमें उम्मीद थी कि एक डिसीजन आएगा, बिकॉज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं. आप कोई जियो की तरफ से है, बहुत न्यूज़ चैनल्स की तरफ से है, गार्डियन देख लें, इंडियन न्यूज़ चैनल्स देख लें, CNN देख लें, एक थोड़ा सा मजाक बन रहा है पाकिस्तान का कि एक ऐसी फिल्म जो दुनिया भर में उसको इतना सराहा गया, पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट उसको ओन नहीं कर रही उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए. और हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए. हमने बिल्कुल प्रोसेस फॉलो किया था शुरू दिन से, और ये एकदम से आखिरी 4-5 दिन के अंदर जो है वो कंप्लेंट्स भी आ गई, उनको सुनने भी गया, और एकदम से प्रोसेस जो है वो इतना आगे से फॉलो हो रहा है. तो ठीक है, अब हम वही कर रहे हैं जो हमें कहा जा रहा है. हम अभी भी सिस्टम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी ये फीलिंग जरूर आ रही है कि हम एक फुटबॉल की तरह कभी कोई इधर से इधर कुछ मार रहा है. मरियम, कैन वी जस्ट से कि ये बात ये है कि इट हैज हैपेंड इन द पास्ट एज वेल. ये कुछ और मूवीज भी हैं जिनके साथ ये हुआ है, जो कि आते हुए बहुत हाइप और फिर वो बैन हो गई. तो ये क्राइटेरिया हम समझना चाह रहे हैं कि वाकई साइम हैज अ पॉइंट कि कितनी कंप्लेंट्स होती हैं दैट मैटर, और फिर दोबारा से बात रिव्यू में चली जाती है. हुमा, ऐसा नहीं होता कि कोई एक कंप्लेन हो या दो हो. ये 19 अगस्त को फिल्म सर्टिफाई हुई थी, और उसके बाद से ये कंप्लेन जो है स्टार्ट हो गई. एक तो ये कंप्लेन भी आ गई, और वो कोर्ट में भी चली गई कि ये स्क्रिप्ट जो है दैट इज नॉट द फिल्म मेकर स्क्रिप्ट. तो इस तरह की कंप्लेन फ्रॉम 19 जब ये रिलीज होती है इंटरनेशनल उसमें फेस्टिवल्स में, उस वक्त इट्स नॉट अबाउट वन कैंपेन और वन complaint or two complaints. Surge of applications and petitions, जिस वक्त ये बोर्ड समझता है कि इतनी आ चुकी हैं कि एक conflicting view आ गया है किसी चीज के ऊपर भी, and it is not about कि आज कंप्लेन आई और कल उसको रिव्यू कर दिया और डिसर्टिफाई कर दिया. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. और ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पे और कानून के मुताबिक होती हैं. और ये बहुत दफा होता है कि एक फिल्म को एक सेंसर बोर्ड वो करता है, सर्टिफाई करता है, और ये इट्स नॉट अबाउट कि ये इस तरह ये और फिर उसे डीसर्टिफाई कर देता है. आप ये कहना चाह रही हैं? और उसके बाद दोबारा, इसीलिए कानून सेक्शन 9 मौजूद है कि ह्यूमन एरर हो सकता है. एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू आ रहा है जो इक्वली इम्पोर्टेंट है इन सोसाइटी टू एड्रेस. वो भी तो व्यू है ना, जो दूसरा व्यू है, और उसको देखते हुए ये बोर्ड ने बेहतर समझा. और अच्छा मरियम साहिबा, पूरी दुनिया में आपको पता है ये डिफरेंट एज ब्रैकेट्स के लिए फिल्में, जी 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 उसको समझा, और इस वजह से वो सेक्शन को इन्वोक किया, और फिर बोर्ड ने उसको रिव्यू किया. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इन बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग इन पास्ट आल्सो. देखिए, हम किसी कानून को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, एंड वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड योर पोजीशन एज वेल. कानून की बात नहीं कर रही मैं, कानून की बात नहीं कर रही मैं, उस सेकंड व्यू की बात कर रही हूँ जिसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी आप डिसबैलेंस क्रिएट करना सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कानून के मुताबिक. पूरी दुनिया में आपको पता है मरियम साहबा, फिल्में रिलीज होती हैं, डिफरेंट एज कैटेगरीज उनके लिए तय कर दी जाती हैं कि ये फिल्में 18 साल से ऊपर के अफराद देखेंगे. और आजकल पाकिस्तान में जितने मल्टीप्लेक्सेस, न्यूप्लेक्सेस एटसेट्रा सिनेप्लेक्सेस हैं, वहाँ पे ये बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो भी हो रहा होता है. सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म सर्टिफाई कर दी, उसके लिए अडल्ट की कैटेगरी तय कर दी, शिकायत मौसूल हुई, कमेटी में गया मामला. अब सेंसर बोर्ड तो ऑलरेडी वो फिल्म एक दफ़ा देख चुका है और उसको सर्टिफाई कर चुका है, और फिर अब आई वंडर पहले और फिर डीसर्टिफाई कर चुका है. आपने इसको समझना होगा कि एक तो आज मेरा ख्याल है साइंस सेंसर जो फिल्म हुई है उसकी कॉपी सेंसर बोर्ड को देंगे. जो सब्जेक्ट सेंसर रिलीज हुई थी वो आज जाएगी सेंसर बोर्ड में. गालिबन कल मैंने इनको कहा था देने रात को, तो वो आज चली गई है. और उसके बाद फुल बोर्ड का रिव्यू होता है कि मेरा ख्याल है इट्स 19 मेंबर बोर्ड व्हिच हैज एवरी सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. सो दैट इज अ फुल बोर्ड एंड दैट इज हैपनिंग इन द इवनिंग. तो जो भी फुल बोर्ड डिसाइड करेगा, कमेटी ने उसको इख्तियार दिया फाइनल डिसीजन लेने का. अच्छा, एक और ज़रा मामला मुझे समझा दीजिएगा कि अब मुख्तलिफ आपको पता है सेंसर बोर्ड्स हैं, इस्लामाबाद, सिंध. तो 18वीं तरमीम के बाद कैन ये फुल बोर्ड जो है ये डिक्टेट कर सकता है कि सिंध में क्या कंटेंट नशर किया जाएगा या पंजाब में क्या नशर किया जाएगा? मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछ रहा हूँ. 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस ने अपने सेंसर बोर्ड के कानून बनाने थे जो कि नहीं बनाए. और जब तक वो कानून नहीं बनाएंगे तो कानून के मुताबिक 18वीं तरमीम के वही कानून चलेगा जो फेडरल के अंदर मौजूद है. जब वो अपने कवानीन बना लेंगे सेंसर बोर्ड के, जो कि बनाने चाहिए प्रोविंसेस को 18th अमेंडमेंट के बाद, तब तक फेडरल का कानून चलेगा. जब बना लेंगे तो वो अपना उनका कानून एक्सरसाइज में आ जाएगा. अच्छा मरियम,
सॉरी बिकॉज इट्स बहुत सारी फिल्म ऐसी आती हैं जो फेडरल में नहीं चलती, लेकिन क्योंकि फेडरल बोर्ड उनको पास नहीं करता, लेकिन पंजाब और सिंध में चलती हैं। जैसे अभी हमारी बड़ी ईद पे फिल्म आई थी थॉर के नाम से, जो कि फेडरल में नहीं चली थी और पंजाब और सिंध में चली थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में देखो फेडरल ने उसको बैन कर दिया था, लेकिन सिंध और पंजाब ने उसको पास किया था, तो वो सिंध और पंजाब में तो चली थी वो फिल्में। जी मैं यही बात कर रही हूँ कि बैन नहीं होता, फिल्म को डीसर्टिफाई और सर्टिफाई और बैन में फर्क होता है। तो जिस वक्त आपका कानून उसके मुताबिक नहीं होगा मौजूद, तो आप उसको फॉलो करेंगे। और मोर provinces are fairly independent, but unless they make their own laws to certify। और अभी मैं एक अब्दुल्ला ये भी बात बता दूं कि ये इतना पुराना कानून है सेंसर बोर्ड का। जब मैं फिल्म पॉलिसी के ऊपर काम किया अभी मैंने, और हमने जब ये भी इसको टैक्स इंसेंटिव दिए हैं, तो वी आर नाउ लॉ मिनिस्ट्री के अंदर वी फाइनलाइज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इसको कहीं दुनिया में सेंसर बोर्ड नहीं है आप फिल्मों के लिए, इट इज अ सर्टिफिकेशन बोर्ड विद सर्टेन क्राइटेरिया। कानून बदल गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं, हम अभी भी वो पुराने सेंसर बोर्ड के कवानीन पर चल रहे हैं। तो मैंने उसको कम्प्लीटली चेंज करके अमेंड करके विद योर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एक नया कानून जो है मेरे ख्याल में अनदर few days कैबिनेट से पास क्या करें ना कि हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं आज तक। मरियम साहिबा, क्योंकि वो फिल्म किसी ने देखी नहीं, लेकिन एतराज़ात इतने ज़्यादा कि उसको लिटरली दोबारा रिव्यू। अब्दुल्ला आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन, सॉरी हुमा ऐसा नहीं है किसी ने देखी नहीं, बिकॉज आप लोगों को बात को जिम्मेदारी से करनी चाहिए। ये इंटरनेशनली फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज हो चुकी है फिल्म, काफी लोगों ने ये फिल्म देखी है। तो मतलब अब वी नीड टू पास्ट में आई है एज वी स्टैंड। आई थिंक लेट्स वेट एंड इन द इवनिंग मैंने, क्योंकि ये 18th को रिलीज थी, तो हमने कैबिनेट कमेटी ने इसको इमीडिएट रिव्यू के लिए भेजा, विच इज happening in the evening. Let's wait for the decision और इसके बाद I think जी मरियम बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही रहिए, टाइम चेक लेने वापस। अच्छा जी, सबसे अफसोस की बात ये है साइम, आप हमारे साथ हैं और आप भी सुन लें साइम सादिक सर जी साइम सादिक हमारे साथ हैं कि वायलेंस भरी मूवीज को इस तरह सर्टिफिकेशन और एक्सेस मिल जाता है। अभी मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़ी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड जो है वो तोड़े हैं, जिनमें इतने कत्लो गारत खून खराबा सब कुछ दिखा रहे हैं। दैट इज ओके इन अ वेरी कंटेंशियस सोसाइटी, लेकिन कोई और एस्पेक्ट पे बात कर लो तो वो अलाउड नहीं है। साइम, इसके बारे में वैसे मेरी बात सुने, शान की 150 गंडासे वाली फिल्में देख के मैं कोई गंडासा लेके सड़कों पे घूमना तो नहीं शुरू हो गया ना? बात करें जी, मतलब आप बताएं कि क्या, या फिर आप मटका लेके खेतों में पहुंच गई, ऐसा तो नहीं होता। सो साइम, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? आई एग्री विद दिस, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि कल हो ना हो देख के सबने देखी है पाकिस्तान में, बेशक वो इंडिया की फिल्म हो, हम सबको कैंसर तो नहीं हो गया था। तो मेरा यही मानना है कि हर तरह की फिल्म को लगना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बहुत वायलेंस से भरी फिल्म भी है, मैं कहता हूँ उसको भी लगना चाहिए। जिस तरह से वो मरियम साहबा कह रही थी कि वो एक सिस्टम चाहती हैं जो लेकिन अभी आया नहीं है, और उसके बल्कि उल्टा सिस्टम जो है वो चल रहा है कि सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। आप बताएं कि ये फिल्म जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं वही सिर्फ देख सकते हैं, उससे नीचे नहीं देख सकते। ये बिल्कुल ठीक प्रोसेस है, ये बताना सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन बोर्ड का काम है। लेकिन ताकि कोई कंप्लेन ना कर सके कि आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है कि आप वो टिकट खरीद के ही फिल्म देखने जाते हैं। तो वो जो कंप्लेंट्स की भी पहले बात करी थी कि हमें बहुत सारी पिटिशंस आई और कंप्लेंट्स आई, उनमें से कितनी सच्ची हैं कितनी फेक हैं ये तो हमें नहीं पता, और ये शायद मरियम साहिबा को खुद भी नहीं पता, क्योंकि वो कोई तरीका नहीं उनको पता करने का। उन्होंने टिकटें दिखाई थी साथ में, और अगर उनको इतना मसला था इस फिल्म से तो वो बाहर के मुल्क में जाके वो फिल्म क्यों देखने गए जो अपने मुल्क में देखना पसंद नहीं करते। देखिए, दिस इज नॉट वायबल कि कोई कांस में या किसी और मुल्क में जाके फिल्म देख के आके फिर यहाँ पे आके कंप्लेन कर रहा है पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड को। लेकिन पाकिस्तान में कोई ना देखे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इक़्तिदार के बहुत खिलाफ है। मैं बाहर देखा आया हूँ, लेकिन आपने यहाँ नहीं देखने देनी किसी को, ये बहुत खिलाफ है हमारे इक़्तिदार के। तो फिर आप क्यों ही देख के आए थे? एक तो पहली बात ये है, और दूसरा अच्छा, व्हाट इज योर अल्टरनेटिव प्लान साइम? मुझे बताएं कि हम एकेडमी के लिए भी, आपको पता ही है ये पाकिस्तान की नॉमिनेशन है और उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान में रिलीज या 7 दिन के लिए सिनेमा घरों में रिलीज होना। तो डू यू हैव ए प्लान बी इन माइंड? We are trying to come up with a plan B as well, but इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस एम्बेरसमेंट से अपने आप को भी और हमें भी बचाएगी, और आज जो फैसला है वो जो है हमारी हिमायत में होगा और फिल्म की हिमायत में होगा। और इस फिल्म के लोग सिर्फ सिंध और पंजाब में नहीं बल्कि फेडरल एरिया में भी
इसको देख सकेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि अगर मैं एक पाकिस्तानी और मैंने एक पाकिस्तानी फिल्म बनाई है तो प्लान बी इस वक्त दिल नहीं है हमारा कि हम प्लान बी बना के बैठें। आई थिंक इस वक्त फोकस यही we like your optimism, Saim, and wish you the best of luck and for the rest of the country to watch this piece of art as well, जिसको दुनिया ने इतना सराहा है तो हमें भी देखना चाहिए। और जहां हमने बहुत सी और चीज़ें एक्सेप्ट की हैं तो दिस इज़ अ मिरर टू द सोसाइटी, प्लीज़ देख लें। हाँ, वो आज़िर मशवानी साहब लेकर रहे थे क्योंकि हमने एक आसान सा सवाल उठाया था कि ये घड़ी उमर फारूक ज़हूर के पास कैसे पहुंची। नहीं, वी आर बिकॉज दिस इज व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट। तो आज़िर मशवानी साहब कह रहे हैं, आज़िर मशवानी साहब कह रहे हैं कि ये घड़ी इस्लामाबाद में किसी को बेच दी थी तो और उसके बाद क्या पता 10 हाथ बेच के पहुंची उमर फारूक ज़हूर के पास। अब ये नई थ्योरी बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बात ये कि इस्लामाबाद में जिसको बेची सामने ले आए उसे जिसको बेची, that's it. A very young talent is waiting for us और young जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, they should इससे तजावज़ कर जाएं कि ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि यही किया जा रहा है बिकॉज वो अपने टैलेंट में लगे हुए हैं और इस बाकी झमेले में नहीं पड़ रहे। जी, हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब भी टेनिस की बात होती है तो एक ही नाम उठता है और नाम है असम का। तो असम के अलावा हमने टेनिस में किसी को इतना फ्लरिश करते हुए नहीं देखा, लेकिन अब हमें रुझान जो है बदलता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का यंग टैलेंट जो है, टैलेंटेड सितारा हम कहेंगे और अबू बकर तलहा इनका नाम है और इनकी बेहतरीन मिसाल है कि यंग लोग इस स्पोर्ट में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अबू बकर जो है वो एशियन रैंकिंग अंडर 14 टेनिस टूर्नामेंट जो है उन्होंने जीता रिसेंटली और वो इससे पहले भी मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स में कामयाबी जो है वो समेट चुके हैं और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इन जियो पाकिस्तान। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े एजाज़ात। क्या हाल है आपका अबू बकर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जल्दी से ये पहले तो बता दें कि आपका इंटरेस्ट टेनिस कौन खेलता है भाई पाकिस्तान में? आप क्रिकेट खेलें लेकिन बताएं आपका इंटरेस्ट कहाँ से? टेनिस काफी लोग खेलते हैं। हाँ, बट दैट इज जी मेरे पापा पहले टेनिस खेलते थे तो उनसे देख के मुझे टेनिस खेलने का शौक पड़ा और मेरे तायाबू मुझे ड्रिल्स वगैरह कराते थे तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट और हुआ और मैंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो मेरी बात सुनो, तायाबू से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मतलब उसके बाद इस तरह कामयाबी अचीव करते जाना और यहाँ पे जियो पाकिस्तान और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जीत कर पहुँच जाना, ये कैसे? ये खेलते तो बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर यू आर एक्सेप्शनली गुड ना, तो फिर उसके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग, कोई ख़ास रूटीन आपने अपनाया? जी मेहनत तो सारी करते हैं लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं इस वजह से जीतता हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे दादा बू, मेरे पापा मामा और बाकी सबकी दुआएं होती हैं, इस वजह से मैं जीतता हूँ। अच्छा, कौन आपका एक आप जिसको लुक अप टू करते हैं? मतलब ऑब्वियसली हम भी बहुत से नाम ले सकते हैं टेनिस में, लेकिन किसी को आप देखते हैं खेलते हुए, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, किसकी तरह होना चाहते हैं रोल मॉडल? जी इसामुल हक साहब को मैं फॉलो करता हूँ और वो इसामुल हक साहब और अकील खान को मेरे फेवरेट प्लेयर हैं और नोवाक जोकोविच वर्ल्ड में। ये ज़बरदस्त बात है। आगे क्या करना है भाई? आसाम आगे मेरा टारगेट ये है कि मैं एशिया नंबर 1 हूँ अंडर 14 में और उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए होंगे और मुझे उम्मीद अगर स्पॉन्सर मिलेगा तो मैं काफ़ी अच्छा करूँगा। अच्छा, तो आपके कोच कौन है? आपको सिखाता कौन है? बिकॉज और आपकी रूटीन क्या होती है? बिकॉज वी आर थिंकिंग, जितना हमने सुना जो बहुत बड़े बड़े अकम्पलिश प्लेयर्स हैं कि ये तो आपको और आप कुछ नहीं कर सकते कि लिटरली दिन में 8-8 घंटे आप यही प्रैक्टिस हो रही होती है और टेनिस चल रहा होता है। जी पहले मेरा शेड्यूल चेंज होता था लेकिन अब इसामुल हक साहब के एकेडमी में आगे स्टेलर ठंड में उसमें मैं 3 घंटे टेनिस खेलता हूँ, उसके बाद 1 घंटा फिटनेस होती है। जबरदस्त, 1 घंटा। थैंक यू तलहा, अबू बकर तलहा हमारे साथ मौजूद थे। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और दिस इज द यंग टैलेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि मतलब बिल्कुल फोकस्ड है कि करना क्या है।